हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता अंशुस मदर। आज मैं बात करूंगी ऑटिज़म रीओकरेंस के बारे में। अगर हम हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बाद क्या होगा हमारे ऑटिस्टिक किड का, ये हम पहले जब ऑटिज़म डायग्नोसिस होता है तब ये दिमाग में बहुत चलता है कि हमारे आफ्टर अस क्या होगा, हमारे बाद हमारे बच्चे को क्या सोल्यूशन होगा, वो कैसे, कौन टेक केयर करेगा उसको। तो अगर उसका कोई बहन या भाई हो तो वो उसका टेक केयर कर सकता है। ये सोल्यूशन हम हमारे दिमाग में रख कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम लोग कभी कभी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोचते हैं, बट मन में वो डर रहता है कि दूसरे बच्चे में भी अगर ऑटिज़म आ जाए या दूसरा बच्चा भी ऐसे हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक साथ दो दो ऑटिस्टिक किड या दो दो स्पेशल किड को रखना या दोनों किड को परवरिश बहुत मुश्किल होते है, क्योंकि एक बच्चे को लेके ही इतना कुछ हमको देखना पड़ता है उनका डेली लाइफ में। दूसरा बच्चा अगर ऑटिस्टिक हो तो इट्स लाइक वेरी, इट विल बी लाइक इम्पॉसिबल, कैसे आप लाइफ लीड करोगे। तो इसके लिए ये सोच को तब हम दबा देते हैं अपने अंदर, या क्या कर सकते हैं। या हम लोग ऐसे कभी कभी होता है कि फैमिली प्रेशर होता है कि एक बच्चा हमारा आपका ऑटिस्टिक है, तो फैमिली से इन लॉज के तरफ से ज़्यादा होता है फैमिली प्रेशर के, दूसरा बच्चा प्रेगनेंसी प्लान करो, दूसरा बच्चा ना नहीं होगा, ऐसा करके वो बोल देते हैं। तो इसका कोई क्या सोल्यूशन है, इसका क्या कोई परमानेंट कुछ टेस्ट है जिसके हम पता कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते एंड प्रेगनेंसी हैपन, एंड दैट टाइम शुड वी ड्रॉप दैट प्रेगनेंसी और हमको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए। या अगर हम वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो हमको क्या कुछ ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं, या क्या कुछ हम कोई खाना खा सकते हैं स्पेशल फूड, जिससे दूसरे बच्चे में ऑटिज्म रीऑकरेंस ना हो। तो इसके बारे में ही आज का ये वीडियो है, जिसके बारे में मैं अपना जो नॉलेज है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वीडियो को फुल देखिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर नॉट येट, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला, रीऑकरेंस ऑफ ऑटिज्म। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म के जो रीजंस हैं, क्यों होता है ऑटिज़म। तो ऑटिज़म के मैं बहुत छोटे से एकदम बहुत ब्रीफ से बोलूँगी आप लोगों को कि ऑटिज़म के रीऑकरेंस के लिए, या ऑटिज़म एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, इट्स 40% जो रीज़न होता है जेनेटिक होता है ऑटिज़म। जेनेटिक से हमारे बच्चों को होता है ऑटिज़म। ऐसे चांसेस 40% रहते हैं, एंड 40% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, राइट। तो इसके लिए 40% चांसेस अगर ऑटिज़म के जेनेटिक्स है तो जेनेटिक काउंसलिंग इज़ मस्ट बिफोर गोइंग फॉर अनदर, बिफोर प्लानिंग फॉर अनदर प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी अगर आप प्लान करना चाहते हो तो जेनेटिक काउंसलिंग इज़ मस्ट। जेनेटिक काउंसलिंग किनका करना है, आपको खुद का करना है, मम्मी का करना है, पापा का करना है, एंड दैट चाइल्ड हु इज़ ऑटिस्टिक उनका करना है। ये तीन लोगों का जेनेटिक काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग फॉर अनदर प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी प्लान करने के अगर कर रहे हो, आप चिंता भी कर रहे हो, तो पहले जेनेटिक काउंसलिंग कर लो। जेनेटिक काउंसलिंग में अगर आता है आपके रिपोर्ट में कि येस देयर इज़ अ चांस आपके बच्चे का जो ऑटिज़म है वो जेनेटिक से ही आया है, मे बी इट्स फ्रॉम यू और योर फैमिली और फ्रॉम योर हस्बैंड्स फैमिली, बट it is reason is genetics, then you should not go for or plan for another pregnancy इफ़ यू आर नॉट कैपेबल इनफ। कि ये नहीं है कि जेनेटिक काउंसलिंग में आ गया है कि रिपोर्ट हाँ जेनेटिक से ही बच्चे को आया है, तो क्या होता है ना, रिस्क हाई हो जाता है दूसरे बच्चे में ऑटिज्म होने का। तो अगर आप कैपेबल नहीं हो, आपके टेक केयर दूसरे बच्चे का करने के लिए कोई नहीं है आपके अलावा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के अलावा, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है, देन आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होगी। हाँ, ये 100% गारंटीड नहीं है कि जेनेटिक काउंसलिंग में रिपोर्ट येस आया है, बच्चे को जेनेटिक से ही ऑटिज़म मिला है, तो सेकंड बच्चा में भी ये होता है, होगा नहीं होगा इसका गारंटी किसी में नहीं है। बट अगर रिस्क फैक्टर हाई होता है तो नहीं जाना चाहिए उस तरफ। तो ये आप लोगों के लिए बेटर होगा, तभी ये इमोशनली स्ट्रांग होके ये डिसीजन लेना है। बिकॉज इमोशनली वीक होकर अगर आप कोई डिसीजन ले लो कि हाँ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। लाइफ लॉन्ग आप उसके लेके रो नहीं सकते बच्चे को लेके। आप अगर किसी बच्चे को दुनिया में ला रहे हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो
ये इमोशनली स्ट्रांग होकर सोचिएगा, इमोशनली वीक होके बिल्कुल नहीं। तो अगर ये गया जेनेटिक काउंसलिंग का फैक्टर। हाँ, तो मुझे कमेंट्स में ये भी आया था कि मैं खुद क्या कर रही हूँ, प्लानिंग मैं कर रही हूँ सेकंड प्लानिंग प्रेगनेंसी का। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मेरा बिफोर डायग्नोसिस ऑफ दैट ब्रेस्ट कैंसर, मैं ये सोच रही थी खुद ही कि मेरे बाद क्या होगा अंशु का, तो हमारे बाद क्या होगा अंशु का, तो हम लोग सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। बट दैट टाइम दैट यू ट्यूमर एंड दैट ब्रेस्ट कैंसर थिंग हैपन, तो हम लोगों ने मुझे तो पहले ये लगा था ठीक है, ट्यूमर है इसके, ये थोड़ा सा दवाई मेडिसिन लेने के बाद मैं सेकंड प्रेगनेंसी तुरंत प्लान कर लूँगी, क्योंकि अभी अंशु का 7 ईयर्स हो गया है, तो इट्स लॉन्ग गैप, मैं कर सकती हूँ दूसरा बेबी प्लान। बट दैट आफ्टर दैट जब कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ, तब मैंने जेनेटिक काउंसलिंग कर लिया। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे स्ट्रांगली सजेस्ट किया था कि जेनेटिक काउंसलिंग इज़ मस्ट फॉर मी, बिकॉज अंशु को भी कैंसर था। तो अभी अंशु को कैंसर एंड दैट ऑटिज़म, दोनों दो दो जो चीज़ें हैं जो जेनेटिक्स के कारण है। तो इसलिए मैंने जेनेटिक काउंसलिंग कर ली। बट ऑल दो रिपोर्ट इज़ नेगेटिव, मतलब ये जेनेटिक काउंसलिंग की वजह से नहीं हुआ है, कैंसर तो एटलीस्ट नहीं है। तो इसीलिए मतलब मैंने अपने तरीके से अपना पार्ट कर लिया। बट मुझे लगा कि अभी के डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि अभी 5 ईयर्स तक मैं, अभी जस्ट मेरा केमो वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ है, लास्ट ईयर बीच में ख़त्म हुआ था, अब मैं सॉरी दिस ईयर जनवरी में ख़त्म हुआ है मेरा ओरल केमोस। तो ये सब मतलब मुझे बोला है कि 5 ईयर्स का गैप करके फिर मैं दूसरा प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ, ऑल दो इफ़ इट इज़ नॉट इन माई प्लान। तो इफ़ इट इज़ हैपन देन आई विल थिंक इन दैट टाइम, बट नाउ आई एम नॉट प्लानिंग, आई कांट प्लान एक्चुअली। तो ये है मेरा साइड का आंसर। अभी मुझे ये भी था कि ये जेनेटिक काउंसलिंग का करने के लिए, मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो, हम गांव में रहते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग ये सब, और जिस जेनेटिक काउंसलिंग थिंग ना, ये बहुत महंगा होता है। आप मतलब इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते हो इसके लिए। वो तो मेरा तुरंत, वो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब उस वक्त मैंने जेनेटिक काउंसलिंग कर लिया था, तो मुझे उसमें इंश्योरेंस में कवर हो गया था। बट अदरवाइज़ अगर आप जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे हो तो मतलब इसमें बहुत खर्चा आता है। तो जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं मतलब ये रेफ़र करूँगी कि आप ना, मतलब हमारे जो बैकग्राउंड्स है, लाइक जेनेटिक काउंसलिंग में जो मेन फैक्टर करते देखते हैं वो लोग ब्लड तो डीएनए वगैरह चेक करते हैं ब्लड रिपोर्ट से। फिर भी मैं अपनी तरीके से बोल रही हूँ, अगर आपको पॉसिबल नहीं है, एकदम गांव में रहते हो रूरल एरिया में, तो आप मतलब एक ये चीज़ जानकारी ले सकते हो बिफोर प्लानिंग फॉर अनदर प्रेगनेंसी के। आपके मतलब जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, उसमें जो लास्ट 3 जनरेशन है आपके पीछे के, लाइक आपकी मम्मी, देन आपकी नानी आपकी तरफ से, या आपकी दादी, या ऐसे मैं बोल रही हूँ 3 जनरेशन, आप मतलब चेक करो कि उसमें कहीं में किसी का न्यूरोलॉजिकल कोई तो डिसऑर्डर नहीं था। ये सब चीज़ें, या आपके हस्बैंड के जो 3 जनरेशन है लास्ट, उनमें चेक करो, उनमें कुछ ऐसा था क्या केसेस हिस्ट्री, तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि किसी ना किसी का अगर जेनेटिक से वो प्रॉब्लम आया है ऑटिज़म, तो उसमें कहीं में रहेगा न्यूरोलॉजिकल कुछ तो डिसऑर्डर। तो ये जेनेटिक्स का एक रोल रहता है जो 40%, इट्स क्वाइट अ बिग रोल। 40% चांसेस जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब जेनेटिक से होता है बच्चे को ऑटिज़म। दूसरे भी टॉपिक्स मतलब है, लाइक अगर मतलब मम्मी को ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, अगर बच्चा मतलब मम्मी एनिमेटिक है, लाइक मम्मी में खून नहीं है, तो मतलब आयरन की कमी है, तो ब्लड ठीक से मम्मी के शरीर में जनरेट नहीं होती है, तो भी वो बच्चा जो पैदा होता है ना, उसमें ऑटिज़म हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ दैट आयरन थिंग। तो इसके लिए आप देखना कि अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते हो, किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो आप मतलब ऐसे, अगर आपके एक बच्चा ऑटिस्टिक है, तो तुरंत आपको गायनोकोलॉजिस्ट तुरंत आपको वो फॉलिक एसिड का टैबलेट्स बहुत ज़्यादा करके देती है, मतलब ज़्यादा मीन्स शी नोज दैट एज पर योर वेट एंड ऑल करके वो देगी आपको, लेकिन वो फॉलिक एसिड का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहता है तब। अगर हमने मतलब ये अभी सिनेरियो में डिस्कस करूँगी, अगर हमने प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया है बट इट इज़ हैपन, तो आपको क्या करना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन ये भी कमेंट्स में आया था। एक मतलब फ्रेंड है, वो अभी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, एंड उसका भी एक बच्चा मतलब हो गया है, वो मतलब वो इज़ ऑलरेडी ऑटिस्टिक। अभी उन्होंने से प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया, बट सेकेंड मंथ चल रहा है दूसरा प्रेगनेंसी का, वो मतलब शी इज़ इन अंडर स्ट्रेस, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे पूछा कि ड्रॉप करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। अभी ड्रॉप का मतलब, अगर जेनेटिक काउंसलिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन हर केस, क्योंकि वो बहुत रूरल एरिया में रहती है,
तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों की, आपको भी अगर ये सिचुएशन आ रहा है, आप अगर वो जो फैमिली हिस्ट्री वाला फैक्टर मैंने बोला, अगर आप वो कर सकते हो, चेक कर लो अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर या फैमिली जो रिलेटिव्स हैं, एंसेस्टर्स हैं हमारे, उनसे पूछो कि अगर कुछ ऐसा है क्या। अगर ये सब होने के बाद अगर आपको रिजल्ट नो आ रहा है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप खाना ऐसे खा सकते हो ना जिसमें मतलब आयरन एनरिच्ड फूड ले सकते हो आप जिसमें विटामिन मिनरल ज़्यादा हो, जैसे मतलब जिंक दिस मैग्नीशियम एंड आयरन, ये 3 जो है वो बहुत मैंडेटरी है, कब के खाने में खाना है आपको। इस एनरिच जो फूड होते हैं ना, इसमें ये सब खाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको डीएचए का जो फैक्टर है, डीएचए के लिए खाना है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, देखा गया है कि डीएचए की मतलब कमी की वजह से बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। तो इसके लिए डीएचए एनरिच फूड, मम्मियों को जो कंसीव कर रहे हो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है डीएचए एनरिच फूड खाना। डीएचए एनरिच फूड फिश में रहता है, बट अगेन फिश में मतलब कोई कोई फिश में देखा गया है कि मर्करी लेवल बहुत हाई होता है, जो बच्चे को मतलब जो एम्ब्रायो होता है उसको अफेक्ट करता है। जैसे अभी ऑटिज्म आ सकता है, क्योंकि ऑटिज्म वो मर्करी का भी कनेक्शन है, तो ये भी ध्यान रखना है आप कौन सा फिश खा रहे हो जिसमें मर्करी लेवल लो हो बट डीएचए का लेवल हाई हो। तो ये सब सोच के खाना है। सोलमन इज़ अ गुड वे, आप सोलमन फ़िश ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है, अपने बच्चे को भी दे सकते हो। सोलमन फ़िश इज़ गुड, उसमें मर्करी लेवल मतलब लो है एंड द डीएचए एनरिच्ड है वो, तो ब्रेन डेवलपमेंट में वो हेल्प होता है उसको खाने से। तो ये सारे जो फूड्स होते हैं ये आपको मतलब खाना ही खाना है अगर आप कंसीव कर रहे हो इस वक्त। हाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है इसको खाने से ही आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं होगा, ऑटिज्म रीअकरेंस नहीं होगा, बट हाँ प्रिकॉशन तो आप ले रहे हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह, तो आप मतलब उनके टच में, तो वो बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाएगी कि क्या क्या होता है। हाँ, बिफोर प्रेगनेंसी अगर आप प्लान करके, अभी बात करते हैं, अगर आप प्लान करके दूसरा प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो क्या होता है, क्या सिनेरियो। प्लान अगर आप कर रहे हो तो आपको फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है। आपको पहले फर्स्ट तो 3 मंथ्स वो आपको मतलब बहुत सारे टेस्ट करवाएगी, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आपको भी बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, जो मतलब आपको भी अब अभी याद होगा, आप मतलब रिकलेक्ट कर सकते हो। मेरे टाइम में भी मुझे अभी याद आ रहा है कि मतलब मैंने बहुत सारे टेस्ट किए थे, लेकिन उस टेस्ट में क्या क्या रहता है, डाउन सिंड्रोम रहता है, एंड जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में वो टेस्ट रहता है। एंड दैट्स टेस्ट रिपोर्ट, उसमें फैक्टर्स जो आते हैं तो वो लो फैक्टर, लो रिस्क, हाई रिस्क ऐसा करके आता है। उसमें कहीं भी ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि इसका कोई टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा, आपका चॉइस होगा कि आपको दूसरा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, आपको दूसरा प्रेगनेंसी प्लान करना है। आप कर सकते हो क्या, आप मतलब मेंटली इतना स्ट्रांग हो क्या, कैपेबल हो क्या करने के लिए, क्योंकि आप मतलब ऑलरेडी ये सिनेरियो से गुजर रहे हो, जस्ट बिकॉज के मतलब एक इमोशनल वीक पॉइंट में आके कि नहीं हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा, या हमारे बच्चे किसी के साथ मिल नहीं सकते तो घर में सिबलिंग रहेगा तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ये सोच के सिर्फ सेकंड प्रेगनेंसी प्लान मत करना, बहुत सोच समझ के करना। किसी का भी प्रेशर नहीं सुनना है, लेना नहीं है, सिर्फ अपना सुनना है। आपका बॉडी आपके साथ है क्या, आपका बॉडी कैपेबल है क्या, आप मतलब अंडर स्ट्रेस तो नहीं हो। आपका जो फर्स्ट ऑटिस्टिक किड है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है ना, वो सेल्फ रेगुलेट हो गया है ना, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया है ना, सेल्फ रेगुलेट हो गया है ना, खुद का काम खुद तो कर रहा है, थोड़ा तो मतलब वो शेप में आ गया है ना। ये अगर ये सब फैक्टर्स रह रहे हैं तभी आपको सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए जाना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी टेस्ट अभी तक नहीं हुआ जिसमें 100% आपको गारंटी लेके बोल सके कि सेकेंड चांस में, सेकेंड प्रेगनेंसी में ऑटिज्म रीऑकरेंस नहीं होगा। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्स्ट किड जिनका ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक किड है, सेकंड प्रेगनेंसी प्लान किया है, अनप्लान प्लान दोनों ही मेरे फ्रेंड्स है, कोई नहीं। तो उन्होंने भी, मैंने देखा है कि सेकंड जो बच्चा आया है वो बहुत अच्छा है, हेल्दी बेबी है एंड न्यूरोटिपिकल है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि एक चाइल्ड अगर न्यूरो डाइवर्स हो तो दूसरा बच्चा भी न्यूरो डाइवर्स ही होगा, न्यूरोटिपिकल भी हो सकता है। मतलब एक बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, दूसरा बच्चा भी ऑटिज्म हो, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरा बच्चा ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। अगर मतलब और एक साइड है कॉइन का कि मैंने ये भी मेरे एक दो मैंने देखा है कि
फर्स्ट किड ऑटिस्टिक, उन्होंने सेकंड किड प्लान किया है एंड सेकंड किड ऑल्सो ऑटिस्टिक। उनका लाइफ मतलब सो मच प्रेशर, ट्रबल, मतलब वो लोग लाइक अभी सोच रहे हैं कि क्यों हमने प्लान किया ऐसा करके। इसके लिए मतलब बिफोर टेकिंग एनी स्टेप प्लीज़ थिंक ट्वाइस। आप मतलब थिंक ट्वाइस, और मतलब किसी भी एक डॉक्टर के भरोसे मत रहिए, आप बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एक लाइफ का सवाल है। एंड सिर्फ एक लाइफ का नहीं, आपके तीनों जो प्रेजेंट है, आप आपके हस्बैंड एंड आपके जो प्रेजेंट ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उनका लाइफ का भी ये सवाल है। क्योंकि एक का लाइफ अगर हैम्पर होता है ना, तो बाकी सारे भी एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका लाइफ भी कहीं ना कहीं से हैम्पर होगा। तो ये सब फैक्टर्स है, ये सब सोचना है आपको बिफोर प्लानिंग फॉर और बिफोर गोइंग फॉर अनदर प्रेगनेंसी। तो ये मेरा आज का वीडियो का मैसेज है कि ऑटिज़म रीऑकरेंस होता है कि नहीं, इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई भी कहीं से भी 100% आपको गारंटी लेके नहीं बोल सकता है, कोई भी टेस्ट आपको करके आपको नहीं पता चल सकता है कि आपके दूसरे बच्चे में ऑटिज़म रीऑकरेंस होगा कि नहीं होगा। रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर वो हमारे वो टेस्ट में आ जाता है कि लो रिस्क फैक्टर है, हाई रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप मतलब अनप्लान्ड है, आपने प्रेगनेंसी आ गया है, आपने कंसीव कर लिया है, तो स्ट्रेस मत लीजिए, होगा ही ये नहीं है, नहीं भी हो सकता है। बट प्रिकॉशन लीजिए, टेस्ट कीजिए, एंड आप वो जो मैंने बोला कि एंड आयरन एंड मैग्नीशियम जिंक एनरिच्ड फूड लीजिए, डीएचए का लेवल ख्याल रखिए, अच्छी डीएचए जो एनरिच्ड खाना है वो सब खाइए कि बच्चे का, बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो अच्छे से। स्ट्रेस में बिल्कुल मत रहिए, ओम मंत्र का जाप कीजिए। तो क्या होगा ना, ओम इज़ लाइक वो पॉजिटिव ओड़ा होता है जो घर में पूरा पॉजिटिव ओड़ा, मतलब पॉजिटिव वातावरण देता है ओम का चैंट करने से। ये सब कीजिए, अपने को पॉजिटिव रखिए। तो मैनी केसेस में ये भी होता है, पॉजिटिविटी बहुत काम आती है। तो ये सब ध्यान रखिए। ये सब अगर अनप्लान्ड है तो तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है विद मतलब ये करने के अलावा। बट अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ थिंक ट्वाइस, टेस्ट वाइज, टॉक टू अनदर गायनोकोलॉजिस्ट। मतलब एक का सलाह लो तो दूसरे का भी सलाह लो, ये सब करके ही, या कोई आपके सामने आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप जहाँ जाते हो तो आपने कहीं भी ऐसे केसेस देखे हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए बिफोर गोइंग फॉर अनदर प्रेगनेंसी। ये बहुत बड़ा मतलब चीज़ होता है, रिस्क फैक्टर होता है। सिर्फ इमोशनली एक करने के लिए करना है, सिर्फ एक भरोसे के लिए मुझे मेरा बच्चा मतलब स्कूल में नहीं जाता या नॉर्मल लाइफ लीड करना है मुझे, ये सिर्फ सोचने के लिए, ये सब मिथ को फॉलो करने के लिए ही दूसरा बच्चा मत कीजिए। ये भी नहीं है कि श्योरिटी नहीं है कि आपका जो दूसरा बच्चा होगा वो टिपिक मतलब वो नॉर्मल होगा, लेकिन वो ये ऑटिस्टिक बच्चे का जिम्मेदारी लेगा। या ये भी एथिकल नहीं है ना कि आप मतलब वो बच्चा नॉर्मल है तो उसका कुछ खुद का भी तो लाइफ, खुद का भी तो होगा ना। आप मतलब अपने बच्चे का जो ऑटिस्टिक किड है उसका बोझ, आप अपना जो बोझ है, ऑल्दो इट्स नॉट अ बोझ, बट मतलब ये अगर हम कंसिडर भी करें, मैं कहने के लिए बोल रही हूँ जस्ट, अपना खुद का जो बोझ है, लोड है, आप दूसरे बच्चे में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो भी आपका ही बच्चा है। तो ये सब सोचिए, इमोशनली वीक होके कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है। तो ये था, ये वो जो कमेंट है आपका आंसर। होप आपको मतलब आप सबको जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रहा है, आपको आंसर मिल गया होगा। तो यही था आज का वीडियो। होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको मतलब मैंने कुछ छूट गया, मुझे पता नहीं है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, तो इसके ज़रिए दूसरे भी जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।